निवेश की दुनिया में ना अक्सर एक सवाल आता है, मतलब पैसा बनाने के लिए क्या सही है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, खासकर म्यूचुअल फंड वाला, हाँ, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ETF। आज ना हमारे पास कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस है जो इसी कश्मकश को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल, ये सवाल बहुत कॉमन है। तो चलिए फिर देखते हैं इन विचारों में क्या है। हमारा मकसद बस ये है कि जो भी जानकारी है ना उसको आसान बनाए, समझें कि भाई एक निवेशक के लिए उसका अनुभव, कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से क्या ठीक बैठता है। बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव ना असल में 3 मुख्य बातों पर आकर टिकता है। अच्छा। हाँ, पहला तो ये कि बाजार का कितना तजुर्बा है, मतलब एक्सपीरियंस। दूसरा, आप निवेश में कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, वो जिसे रिस्क एपेटाइट कहते हैं। हाँ, रिस्क एपेटाइट। और तीसरा, आपको चाहिए क्या ज्यादा, आसानी और कोई गाइड कर दे, या फिर कम लागत और कंट्रोल अपने हाथ में। ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले आसानी और गाइडेंस की बात करते हैं। अगर किसी निवेशक को वो चाहिए तो देखिए, उस केस में ना म्यूचुअल फंड SIP अक्सर ज्यादा सही बैठता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फंड मैनेजर है। हाँ, जो सब देखता है। हाँ, वो आपके लिए निवेश के फैसले लेता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बाजार में बिल्कुल नए हैं, या जिनके पास खुद रिसर्च करने का टाइम नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये बात तो है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गाइडेड टूर हो। गाइडेड टूर अच्छा उदाहरण है। हाँ, जहाँ गाइड यानी आपका फंड मैनेजर आपको रास्ता दिखाता है। शुरू में रिस्क कम लगता है। हाँ, और शायद एक और फायदा, वो निवेश की आदत बनाने वाली बात, मतलब रेगुलरली पैसा कटता रहता है तो एक डिसिप्लिन आता है। एग्जैक्ट। SIP का जो ऑटोमेशन है ना, वो निवेश को आसान बनाता है, और कई बार लोग डर के या लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, उससे भी बचाता है। तो ये सिर्फ आदत नहीं, एक अनुशासित तरीका है निवेश करने का। पकानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि किस सामने आता है ETF। और ETF के बारे में हमेशा सुनते हैं, अरे ये तो सस्ते होते हैं। तो क्या ये कम लागत, मतलब लोअर एक्सपेंस रेशियो, यही इनकी सबसे बड़ी बात है? और क्या सच में इससे लंबे टाइम में बहुत फर्क पड़ता है? हाँ, देखिए, ETF का एक बड़ा अट्रैक्शन उनका कम एक्सपेंस रेशियो है। मतलब जो फंड चलाने का सालाना खर्चा है ना, हाँ, वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले अक्सर कम होता है। अब थ्योरी तो यही कहती है कि भाई कम लागत होगी तो आपके निवेश का ज्यादा हिस्सा ग्रोथ में लगेगा। सही। सुनने में ये भी आता है, जैसे कोई कहे कि SIP से करोड़पति बनने में 12 साल लगे, तो ETF से शायद 10 में ही बन जाओ। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब ETF खरीदने बेचने पर वो ब्रोकरेज भी तो लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, और कभी-कभी खरीदने और बेचने की कीमत में थोड़ा गैप भी होता है, बिड आस्क स्प्रेड। तो क्या ये सब मिलाकर ETF का वो सस्ता वाला फायदा खासकर छोटे निवेशकों के लिए थोड़ा कम नहीं हो जाता? नहीं, आपने बहुत वाजिब पॉइंट उठाया है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बिल्कुल होती हैं और इनको ध्यान में रखना ही चाहिए। हालांकि लंबे समय के लिए और अगर निवेश बड़ा है तो ETF का जो टोटल कॉस्ट एडवांटेज है वो फिर भी ज्यादा रहता है, खासकर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट प्लान वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड से तुलना करेंगे तो शायद कॉस्ट का अंतर उतना बड़ा न लगे। ETF की असली ताकत मेरे हिसाब से कम लागत के साथ साथ उनका वो स्टॉक जैसा ट्रेडिंग वाला नेचर भी है। मतलब आप उन्हें दिन में कभी भी बाजार के भाव पर खरीद बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक खरीदते बेचते हैं। ओह, ओके। यानी ETF में कंट्रोल ज्यादा है, पर फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा हुई। आपने पहले फंड मैनेजर को गाइड कहा था, तो ETF वाला निवेशक क्या हुआ? वो खुद ड्राइवर? हाँ, बिल्कुल। ETF निवेशक एक तरह से खुद पायलट है। पायलट? हाँ, विमान का, यानी अपने निवेश का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन पायलट बनने के लिए सिर्फ विमान उड़ाना जानना काफी नहीं होता ना। मौसम का अंदाजा लगाना है, नक्शे पढ़ने हैं, सही रास्ता चुनना है, मतलब बाजार को समझना होगा, खुद रिसर्च करनी होगी, पिछले 5-10 साल के पैटर्न देखने होंगे, एक्टिव रहना होगा। और अगर मान लीजिए किसी के पास उतना अनुभव नहीं है या उतना टाइम नहीं है, तो मतलब प्लेन रास्ता भटक सकता है या क्रैश भी। मतलब शुरू में ही नुकसान हो गया तो शायद निवेशक डर के मारे बाजार से ही बाहर हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। बिना तैयारी के ETF में कूदना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर शुरू में ही बड़ा झटका लग गया तो निवेशक का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। हो सकता है वो फिर कभी मार्केट की तरफ देखे ही नहीं। तो यहाँ एक्सपर्टीज और टाइम देना ये बहुत जरूरी है। तो फिर आखिर में फैसला कैसे किया जाए? इस पूरी SIP वर्सेस ETF की बहस का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं है। ये पूरी तरह से मतलब निवेशक की अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अच्छा। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना होगा। मतलब आप मार्केट के उतार चढ़ाव से कितना कंफर्टेबल है।
हाँ, ये जरूरी है। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, वो माइलस्टोन्स और उन्हें कब तक पूरा करना है, और सबसे ज़रूरी आप अपने निवेश के लिए कितना टाइम और दिमागी एक्सरसाइज करने को तैयार हैं। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है, डिसिप्लिन बनाना चाहता है और जिसे ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, उसके लिए एसआईपी शायद बेहतर है। हाँ, ज्यादातर मामलों में खासकर म्यूचुअल फंड एसआईपी, और जो लोग अनुभवी हैं, मार्केट को समझते हैं, कॉस्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, वो ईटीएफ के बारे में सोच सकते हैं। रास्ते दोनों ही दौलत बना सकते हैं। देखिए, जरूरी यह है कि जो रास्ता चुना है वो आपकी जरूरत और आपकी क्षमता से मैच करे। सही बात है। और एक बात और, शुरुआत में ना रिटर्न कितना मिलेगा, इससे ज्यादा जरूरी है निवेश की आदत डालना, प्रोसेस को समझना, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है लॉन्ग टर्म में। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ, एसआईपी एक तरह की गाइडेड टूर बस है, नए यात्रियों के लिए बढ़िया, अनुशासन बनाने के लिए अच्छी। हाँ, बिल्कुल। जबकि ईटीएफ वो सेल्फ ड्राइव एडवेंचर जैसा है, अनुभवी ड्राइवरों के लिए जो कम खर्चे में तेज जाना चाहते हैं, पर उन्हें रास्ता खुद पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मंजिल यानी पैसा बनाना वो एक हो सकती है, पर सफर कैसा होगा ये तो निवेशक की अपनी क्षमता और पसंद पर है। अगर मार्केट की अच्छी समझ है, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर चाहते हैं कि कोई और आपके लिए काम करे, आसानी रहे, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी है ही। और अब जब हमने एसआईपी और ईटीएफ पर इतनी बात कर ली है, तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन दोनों के अलावा भी तो निवेश के और रास्ते हैं ना? तो वो बाकी के रास्ते, जोखिम, रिटर्न, लागत और कितनी एक्सपर्टीज चाहिए, इन सब मामलों में कहाँ फिट होते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।